यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इतिहास अपने आप को किस प्रकार दोहराता है उसका आज एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा, और कैसे जम्मू कश्मीर में इतिहास दोहराया है। जनता के वोट, जो वोट डालने का जनता को अधिकार था और जनता वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकसभा और राज्यसभा, हमारे पास दो सदन हैं। राज्यसभा में विधान सभाएं और विधान सभाएं अपने यहाँ से व्यक्तियों को चुनकर भेजती हैं, यानी कि विधान सभा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व या विधानसभा का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। दूसरा, जनता भी अपने यहाँ से लोगों को चुनकर भेजती है, उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में होता है। और जब लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि भी विधानसभा से चुनकर आए, यानी कि जम्मू कश्मीर में 1967 से पहले, मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 81 और 82 की। आर्टिकल 81 में जो व्यवस्था है वो ये है कि भाई संसद में सीधा चुना जाएगा, लेकिन आर्टिकल 81 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में उसको संशोधित कर दिया गया। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल 35 कैपिटल ए था, जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने सब कुछ बवाल मचाकर रखा था, उसमें एक संशोधन कर दिया गया। और संशोधन ये कर दिया गया कि आर्टिकल 81 जम्मू कश्मीर पर सीधा लागू नहीं होता। आर्टिकल 81 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनकर भेजेगी, यानी कि राज्यसभा में भी विधानसभा चुनकर भेजेगी और लोकसभा में भी विधानसभा चुनकर भेजेगी। और जिस समय का ये प्रकरण है उस समय की जुडिशरी भी आप समझ सकते हैं कैसी रही होगी। आज की तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, या आज की तरह स्ट्रांग जुडिशरी नहीं है। पूरनलाल लखनपाल का एक जजमेंट केस आया, उस केस में उन्होंने चैलेंज किया कि भैया मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं चुनकर भेजूं, मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मेरा प्रतिनिधि लोकसभा में हो, लेकिन मेरे प्रतिनिधि को चुनने की बजाय मेरे प्रतिनिधि को वहाँ की विधानसभा चुनकर भेजती है। पूरनलाल लखनपाल के जजमेंट को केस को डिसमिस किया गया, और डिसमिस करके ये कहा गया कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 370 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि वो इस तरह बड़ा संशोधन कर सकता है। यानी कि जनता के अधिकार को भी प्रेसिडेंट छीन सकता है, जैसा 35 कैपिटल ए में छीना था, और वैसे ही उसके वोट डालने के अधिकार को छीन सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मामला उन्होंने फिर से रिव्यू डाला। रिव्यू में पिटीशन को स्वीकार किया गया, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको सुनने लायक नहीं समझा और उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि जनता को वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजने का अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर राज्य से। एक समय वो था। और अभी अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 का दिन हमको याद होगा कि आर्टिकल 370 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 दोनों ही खत्म हो गए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं कि इंदिरा गांधी की सरकार जब 1967 में बैठी थी तो उसने फिर वहां पर चुनाव करवाने की व्यवस्था की थी, और उसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा था कि नहीं, ये तो गलत है, और वहां से चुनकर आएगा। बढ़िया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस विधानसभा को इस प्रकार की पावर दी गई थी वो विधानसभा ही भंग हो गई। चूंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां कोई सरकार नहीं होगी, वहां कोई विधानसभा नहीं होगी, इसलिए जो विधानसभा लोकसभा में भी सदस्य चुनकर भेजती थी वो विधानसभा अब राज्यसभा में भी सदस्य चुनने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि वो विधानसभा ही खत्म हो गई। जो सरकार अपने आप को इंडिपेंडेंट देश की सरकार कहती थी, वहां की सरकार ही खत्म हो गई। देखा इतिहास कैसे करवट बदलता है और कैसे इतिहास अपना बदला लेता है। दूसरा प्रकरण एक और सामने आया। बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो
जवाहरलाल नेहरू जी के बड़े खास व्यक्ति थे और कहा करते थे शेख अब्दुल्ला के बारे में कि अगर कोई प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर देखना हो तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए। इतनी तारीफें ओपन फोरम पर नेहरू जी किया करते थे शेख अब्दुल्ला के लिए। शेख अब्दुल्ला ने विधानसभा कैप्चर की और विधानसभा कैप्चर करने के बाद उसने नेहरू जी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। एक समय पर इनको समझ में आ गया कि अब ये चलेगा नहीं, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये तो देश अलग ही बनाना चाहता है, ये सेपरेटिस्ट है। नेहरू जी ने उसको गिरफ्तार करवाया तो कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो बनेगा, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ मुख्यमंत्री बने। बख्शी गुलाम मोहम्मद को बुलाया नेहरू जी ने, पूछा कि कहिए भाई जम्मू कश्मीर में कितने लोग आपके साथ हैं? तो उसने कहा 40 लाख। बोले शेख के साथ कितने होंगे? तो बोले 40 लाख। तो बोले टोटल आबादी कितनी है? बोले 40 लाख। तो जाहिर सी बात है पूछेंगे 40 लाख का क्या शोर है। 40 लाख का शोर सुनकर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि देखिए केंद्र की सरकार जिसके साथ है उसके साथ जम्मू कश्मीर है, चाहे कोई भी हो। आप कल तक शेख के साथ थे तो शेख के साथ सब थे, आज आप मेरे साथ हैं तो सब मेरे साथ हैं। इसलिए केंद्र की सरकार तय करती है जम्मू कश्मीर में कि वो वहां क्या होने वाला है। जो कुछ जम्मू कश्मीर में चल रहा है या चल रहा था वो सब कुछ केंद्र की शह पर चल रहा था। ये बख्शी गुलाम मोहम्मद वर्सेस नेहरू जी का जो कम्युनिकेशन है वो बताता है। अभी मैं जम्मू कश्मीर से जो 4 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो 4 रिप्रेजेंटेटिव में से पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज, गुलाम नबी आज़ाद को तो सबने सुना होगा, खूब रोए, प्रधानमंत्री भी उनके लिए रोए। लेकिन पीडीपी से जो चुनकर आते थे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में सांसद, मीर मोहम्मद फैयाज, बड़े अच्छे स्टेटमेंट उन्होंने दिए। उन्होंने कहा जो है वो कहना चाहिए। आप इसको उस नजरिए से देखिए जो बख्शी गुलाम मोहम्मद और नेहरू जी की वार्ता हुई। फैयाज साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में काम तो हुआ है। मैं पूछता हूं जो लोग 5 लाख रुपए के लिए तरसते थे उनको आज 5 करोड़ रुपए की मदद मिलती है केंद्र की सरकार की तरफ से। आज की सरकार मेरे गांव में जम्मू कश्मीर में कश्मीर में महिलाएं पहाड़ों पर चढ़कर लकड़ी काट कर लाती थीं और बड़ा परेशानी होती थी, जानवर भी होते थे, पैर फिसल जाता था, बहुत सारी दिक्कतें होती थीं, तब घर में रोटी बनती थी। वो महिलाएं आज गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं, तो काम तो किया है ये कहना चाहिए। मैं बताऊं ये पीडीपी वाले हैं जो नरेंद्र मोदी को गाली देने से कभी थके नहीं। उनका ऐसा कहना, क्यों ऐसा कहना? क्योंकि बख्शी गुलाम मोहम्मद कहते थे जहां जिसका शासन राज्य पर होगा, राज्य में जो सरकार, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार जैसा करेगी उसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता है, फुल फ्लैश जनता है। बख्शी गुलाम मोहम्मद के इस स्टेटमेंट के साथ अगर गुलाम नबी आज़ाद को आज देख लेंगे, गुलाम नबी आज़ाद भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। मैं रोया, चलिए रोए तो अच्छा है, लेकिन अब इतना खतरनाक फेयरवेल क्यों? राज्यसभा में तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष में कुछ चुनकर आते हैं, हर 2 वर्ष में कुछ जाते हैं, क्योंकि 6 सभा राज्यसभा का मेंबरशिप 6 साल की होती है, हर साल कुछ ना कुछ होता है। ऐसे फेयरवेल तो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, मैंने कभी सुने नहीं, होते होंगे लेकिन कभी सुने नहीं, मीडिया हाईलाइट नहीं रहा। अब वो किस लिए गुलाम नबी साहब ऐसे हंसे? तो कई बार राज्यसभा आए, ऐसे क्यों रोए? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो 4 सीटें राज्यसभा में हैं वो 4 सीटें अब खत्म हो गई हैं। गुलाम नबी साहब को अब आने का रास्ता दिख नहीं रहा है कि कैसे वो राज्य में आए, कैसे वो राज्यसभा में आए। हाँ, एक बात जरूर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने बड़ा भारी तमाचा मारा है कुरैशी साहब को। कुरैशी याद करिए जो अभी तक बड़े स्टेटमेंट देते आए हैं। कुरैशी याद करिए, हामिद अंसारी को। हामिद अंसारी साहब, अभी तो मैंने कुछ समय पहले बताया था कि वो आजकल मुख्तार अंसारी क्लेम कर रहे हैं कि हामिद अंसारी उनके रिश्तेदार हैं, उसी परिवार से आते हैं। मुख्तार अंसारी याद करिए जो उत्तर प्रदेश में हार्डकोर क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, बसपा से एमएलए है।
हामिद अंसारी साहब ने कहा था हिंदुस्तान में मुसलमान बड़ा खौफ में है, खौफजदा है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में भी कहा था। उनको गुलाम नबी साहब ने जवाब दिया कि मैं जब सारे संसार को देखता हूँ और मुसलमानों की स्थिति को देखता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, क्योंकि संसार में सबसे सुखी अगर कोई कहीं मुसलमान है तो वो हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा कि अगर ये कहा जाता है कि हिंदू सताते हैं तो खाड़ी के देशों में तो केवल मुसलमान ही हैं, वो क्यों मर रहे हैं, वो क्यों तलवारें खींचे हुए हैं, वहाँ तो हिंदू नहीं है। गुलाम नबी साहब को सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई राज्यसभा में खड़े होकर। अब वो हिम्मत का कारण कुछ भी हो सकता है, वो राज्यसभा में अपनी सीट दोबारा देख सकते हैं या फिर वो वाकई में उनका हृदय परिवर्तन हो गया या उनका हृदय ऐसा कहता है। ये सब बातें बात की हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा में भी पीडीपी अब नहीं है। अब भविष्य में लोकसभा में भी पीडीपी नहीं होगी। पीडीपी डीडीवीसी चुनाव से भी बाहर है, लोकसभा में भी पीडीपी का कोई सदस्य नहीं है। राज्यसभा में पीडीपी के ये मीर साहब थे, पीडीपी की छोड़ दीजिए, राज्यसभा में तो पूरे राज्य की ही टिकट गुल हो गई है और समय ने दोहराया, समय ने अपना बदला लिया है। जिस राज्यसभा में वहाँ की विधानसभा चुनकर भेजती थी, आज वो राज्यसभा में विधानसभा का कोई सदस्य ही नहीं होगा और वहां विधानसभा ही खत्म हो गई। समय फिर करवट बदलेगा, समय सदैव सिखाता है और समय तो बताता ही है कि कैसे चलेगा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।